Okay, now today we have to start our new topic, order of reaction. नाम इसका बहरहाल न्यू नहीं है, क्योंकि जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तो उसमें हमने हाईलाइट कर दिया था कि तकरीबन आधा चैप्टर तो इसी इक्वेशन से ही पता चल रहा है, और 3 बातों को मैंने आपसे कहा था अब हम अकेले अकेले अलग अलग करके पढ़ेंगे, उसमें से 2 अब हम पढ़ चुके हैं। एक रेट एक्सप्रेशन थी, एक रेट कांस्टेंट था और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। तो रेट कांस्टेंट और रेट एक्सप्रेशन के बारे में ना सिर्फ हमने बता दिया बल्कि उनसे रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स को किताब और पास्ट पेपर्स दोनों से कर दिया। अब हमारी तीसरी और आखिरी चीज है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसका भी ताल्लुक उसी रेट एक्सप्रेशन से बनता है, इसलिए जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो हम बात को वहीं से चलाएंगे। तो क्या होगा हिसाब? हम सबसे पहले उसी तरह कहेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन हमारा है x मोल ऑफ A प्लस y मोल ऑफ B एंड इस react to form some kind of product, ऐसे ही लिखा करते थे। और फिर कहते थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate is directly proportional to the concentration of A to the power x and concentration of B to the power y। और फिर दूसरी लाइन में प्रोपोर्शन को इक्वल में चेंज करके एक अदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि k इंट्रोड्यूस करते थे, एंड दैट्स इट। इसे हमने कहा इक्वेशन 1, और फिर कहा इक्वेशन 1 इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी, यहाँ और कुछ नहीं लिखेंगे इसके बारे में। k is proportionality constant and is also called rate constant, इस पर भी बात हो चुकी। एंड फाइनली x plus y is called the order of reaction and is defined as। अब हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। अभी बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है? अभी बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि सर ये जो रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं A और B, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं x और y, ये जमा कर दें तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, वो इस वक्त हमें लग रहा है कि वो ऑर्डर बज़ाहिर फिलहाल ऐसे लग रहा है। तो आप बार बार ऐसे कह रहे हैं, मतलब इसमें कोई गड़बड़ है, बहुत गहरी गड़बड़ है। जी हाँ, अगर मैं इक्वेशन देखूं और उसी से फैसला करने की कोशिश करूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि 2 रिएक्टेंट हैं और उनके जितने नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, उन्हें फिलहाल आपने स्मॉल x और स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया है, तो ये टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं दरअसल। अगर इसमें कोई नई बात है तो वो अब सामने आएगी इंशाल्लाह। तो पहली डेफिनेशन देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ इट इज द सम ऑफ exponents on concentration terms in rate expression। It is the sum of exponents on concentration terms in rate expression।
किसी भी रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन में जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हैं जिन्हें आप ब्रैकेट में लिखते हैं, उन पर जो पावर है अगर आप उसे जमा कर दें तो ये ऑर्डर कहलाएगा। बिल्कुल सही है, हम भी यही इस डेफिनेशन से भी एक तरह से हमारी बात की कंफर्मेशन ही हो गई और क्या, क्योंकि आपकी रेट एक्सप्रेशन में पावर में वही नंबर आते हैं जो इक्वेशन के रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट में होते हैं। तो आप चाहे रेट एक्सप्रेशन से उन्हें पिक करें या डायरेक्ट इक्वेशन से पिक करें, हमें तो एक ही बात लग रही है। तो इस डेफिनेशन से तो हमें ऐसा ही तासुर मिल रहा है कि जैसे रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन की इक्वेशन में होंगे वही बाद में रेट एक्सप्रेशन की पावर में जाएंगे और वही ऑर्डर कहलाएंगे। हमने कहा जी हाँ, अभी सब्र करें, अभी तक ऐसा ही लग रहा है, अब जरा देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट ने सस्पेंस डाल दिया है थोड़ा, हमने खामखाई का। तो इसकी एक और डेफिनेशन दी है और वो है इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग molecules whose change in concentration can alter the rate of reaction. So it is the total number of reacting molecules whose change in concentration can alter the rate of reaction. ये उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की तादाद है जिनकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज होता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की तादाद है, बल्कि मैंने एक शर्त लगा दी कि ये वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो जिन पर रेट डिपेंड करता है। अब जरा गौर से सुनिए, अभी तक जितनी बातें कही हैं उससे तो हमें यही बात पता चल रही है कि भाई लॉ में आपने खुद कहा है कि एक रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं रेट उन सब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अब आप कह रहे हैं कि जिस जिस मॉलिक्यूल से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी तादाद ऑर्डर है। तो एक ही बात हो गई ना भाई। मैंने कहा नहीं, अब असल में आपको गड़बड़ बात बताता हूँ ना, हमारे लॉ ने सही कहा है, अब उसमें जरा सा मैं एक एक्सेप्शन बात बता देता हूँ। हर रिएक्शन में तमाम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते। ज्यादातर रिएक्शंस में ऐसा होता है कि जो जो मॉलिक्यूल रिएक्शन की इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है रेट उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन देयर इज अ चांस, देयर आर स्पेशल केसेस जहां एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में तो है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करें तो रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है रेट उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से प्रोपोर्शनल नहीं है। तो फिर बताइए क्या करूं? फिर मैं जब रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं उसे नहीं लिखूंगा, और जब मैं उसे नहीं लिखूंगा तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ऑर्डर में भी नहीं आएंगे। तो क्या गड़बड़ वाली बातें कर रहे हैं? एक रिएक्शन अगर हिस्सा ले रहा है, रिएक्शन में कोई चीज हिस्सा ले रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेट उस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, आपने तो अच्छी खासी आसान सी एक रेट एक्सप्रेशन थी, इतनी मुश्किल से मैं आई थी उसे भी मुश्किल बना दिया। हमने कहा यही देखें बात है, मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी तो आपने इससे क्या नतीजा निकाला कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कंसंट्रेशन ऑफ बी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक इक्वेशन बना दी। ये जो काम आप अब तक करते आ रहे थे ना, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव रेट एक्सप्रेशन। आपको कोई नहीं मना कर रहा, आपको जादूगर थोड़ी है कि आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं इस रिएक्शन में जो ए है ना रेट उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। कैसे पता चल जाएगा? आपका लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि एक रिएक्शन में जितने भी चीजें हिस्सा लेती हैं रेट सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, दिस इज इन जनरल इट इज ए एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। इसलिए हम में से हर एक का पहला काम यही है कि जो कोई भी इक्वेशन में है उससे रेट एक्सप्रेशन मिल, लेकिन फिर ये
ये रेट एक्सप्रेशन है टेंटेटिव रेट एक्सप्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन है टेंटेटिव। अब जब मुझे इस रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकालना है, यानी इसमें मौजूद कंसंट्रेशन के पावर्स को जमा करना है, तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, पहले अपनी इक्वेशन को कंफर्म कर लीजिए, पहले एक दफा क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या वाकई रेट सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अगर कंफर्म हो जाता है तब आप उस रेट एक्सप्रेशन को ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ये इत्मीनान करना जरूरी है कि रेट वाकई हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थ्योरेटिकली वो हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली भी प्रूफ करेंगे। थ्योरेटिकली हर वो बच्चा जो फर्स्ट ईयर की क्लास में बैठा हुआ है वो मैट्रिक पास होता है, लेकिन जब हम एग्जाम में फॉर्म भेजते हैं ना, जैसे कि हम आजकल भेज रहे हैं, तो हम एक दफा कंफर्म करते हैं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं आ गया है जो मैट्रिक के एक पेपर में फेल था, तो उसको भी एडमिशन मिल जाता है। और शर्त ये होती है कि वो पहले सप्ली का पेपर पास करेगा और फिर उसका फॉर्म जाएगा, और अभी सप्ली के पेपर नहीं हुए हैं, रोक लेते हैं। तो वो तो एक्सेप्शन होते हैं, कितने होंगे, थोड़े से बच्चे होंगे। तो इन जनरल तो ऐसा कोई नहीं होता, और इस साल तो है ही नहीं, क्योंकि मैट्रिक के पेपर ही नहीं हुए, आपको सबको पास कर दिया इस साल, तो सुखी शांति परिवार है। तो यहाँ वही बात की गई है कि आप एक दफा कंफर्म, तो कंफर्म कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल करके। हम वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, और क्या करेंगे, हम पहले एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करेंगे और देखेंगे क्या रेट डबल हो रहा है, फिर दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करके देखेंगे क्या रेट डबल हो रहा है। जब कंफर्म हो जाएगा कहेंगे ओके कंफर्म है, डबल है, जब जाने दीजिए। इसका मतलब है ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टर्म है, ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज है जिसका प्रैक्टिकल करके पता लगाया जाता है, ऐसे कापियों पे लिखकर नहीं हिसाब हो सकता है इसका। तो अगर कोई ये समझ रहा था कि इक्वेशन में एक्स और वाई नजर आ रहा है, बस यही पावर में डालो यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, तो ये टेंटेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सही कब होगा, जब हम प्रैक्टिकल करके इस बात को वेरीफाई करेंगे। बस ये एक छोटा सा नुक्ता है, क्योंकि रिएक्शंस में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक रिएक्टेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व है, मगर उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात मुझे भी नहीं पता चल सकती इक्वेशन देखकर, ये बात कैसे पता चलेगी, प्रैक्टिकल करके। तो क्या अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए प्रैक्टिकल करेंगे, हमने कहा नहीं। आप क्यों करेंगे प्रैक्टिकल, जब हम आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल आपको देंगे और आपसे कहेंगे ये रही इक्वेशन, बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो हम एक्सपेरिमेंट करके उसकी रीडिंग्स आपको देंगे। आप उन रीडिंग्स की मदद से ये बात पता लगाएंगे कि क्या इस रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है या नहीं करता। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आएगी, तो आप रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन से बना जरूर देंगे, लेकिन आप एक दफा कंफर्म करेंगे कि जो रेट एक्सप्रेशन हमने डायरेक्ट इक्वेशन से बनाई है, जरा एक दफा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर लें कि उस इक्वेशन में जितने रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, क्या वो उनकी कंसंट्रेशन रेट पर डिपेंड करती है या नहीं करती। तो बगैर एक्सपेरिमेंटल डाटा के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। तो जैसे ही मैंने ये डेफिनेशन लिखी, मैं इसके बाद यही जुमला लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट be determined by simply counting the number of reacting molecules from balanced chemical equation. It can only be determined by experiments. और इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सपेरिमेंट आपको कंफर्म कर देगा कि जो आपने टेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन बनाई है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब तक वो एक्सपेरिमेंटली कंफर्म नहीं होगी,
आप उसे टेंटेटिवली मानेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इम्तिहान में दो तरह से सवाल आएगा। एक सवाल ये आएगा कि आपको सिर्फ इक्वेशन दे देंगे और आपसे कहेंगे बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप वही करेंगे जो आप अभी समझ रहे थे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद गिनेंगे और बता देंगे, मगर वो ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होगा, टेंटेटिव। अब जब सवाल पूछने वालों ने आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि वो आपसे टेंटेटिव ऑर्डर पूछ रहे हैं, बता दीजिए। तो 5 ईयर में एक दफा ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने इक्वेशन देखकर डायरेक्ट पूछा है, इसका मतलब है वो टेंटेटिव ऑर्डर पूछ रहे थे, वो तो फिर बगैर हिसाब किताब के जमा कीजिए और बता दीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, लास्ट 2 ईयर से जो सवाल आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछने का, उसमें क्या है, इक्वेशन देते हैं, डेटा देते हैं और आप डेटा की मदद से हिसाब लगाते हैं कि रिएक्शन का असल में ऑर्डर क्या है। तो बस सीधी सी बात है। अभी तक आपने जितनी रेट एक्सप्रेशंस बनाई थी उसमें इस इक्वेशन को देखकर डायरेक्ट बना ली थी और आपने ये अज्यूम किया था कि जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट है सबकी कंसंट्रेशन से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कहलाती है टेंटेटिव। और अब हम आपको सिर्फ एक चीज बढ़ा देंगे कि इक्वेशन भी देंगे, साथ में एक्सपेरिमेंट का डाटा भी देंगे। तो अब जब आप रेट एक्सप्रेशन बनाकर ऑर्डर निकालेंगे तो वो सिर्फ इक्वेशन से नहीं निकालेंगे बल्कि एक्सपेरिमेंटल डाटा भी इस्तेमाल होगा और वो हम करके दिखाएंगे। कुछ सवालात करेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कैसा एक्सपेरिमेंट डाटा होगा और हम उससे कैसा हिसाब लगाएंगे। ठीक होगी बात? अब वही करना, डेफिनेशन पढ़नी है और इसके रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो अब ये बात तय हो गई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डायरेक्ट इक्वेशन में मौजूद नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गिनकर नहीं निकाल सकते, बल्कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के जरिए निकाला जाता है। और इसमें एक दिलचस्प बात क्या आती है, इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम इज 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है, यानी ऐसे भी रिएक्शन है जो कहलाएंगे जिनका ऑर्डर 0 होगा, तो वो कहलाएंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ उन रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट ही नहीं है। बोला है ना, रिएक्टेंट तो है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता। ये सबसे जबरदस्त एग्जांपल है। अभी हम देते हैं, पहले पूरी बात लिख लें। इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम इज 3 इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is 0, it is called zero order reaction. If its order is 1, it is called first order reaction and so on. तो अब अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो 0 ऑर्डर, किसी का ऑर्डर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 है तो सेकंड ऑर्डर, 3 है तो थर्ड ऑर्डर। एक और बात हमने नोटिस की है, एक्सपेरिमेंटली 3 से ज्यादा किसी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं आया, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 3 है। अच्छा, अब ये सबसे पहले मैं इससे पहले कि न्यूमेरिकल करें, जीरो वाली बात बहुत आसान है, ये समझाता हूँ। इस एग्जाम अब ये हमने डेफिनेशन पूरी कर दी और जिस तरह रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी एबनॉर्मली बड़ी थी, इस तरह इसकी भी जरा सी बड़ी है। तो अब फिर वही आप सबके लिए मुनासिब तरीन बात ये होगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर एक नंबर की भी डेफिनेशन आए तो आप ये पूरी यहाँ तक जैसे मैंने लिखी है, 2 स्क्रीन पर आ रही है, ये लिखेंगे। ठीक है, ये प्रायोरिटी पर है कि आप ऐसे ही लिखें। और अब अगर आप घबराते हैं हम तो इतनी बड़ी लिखेंगे क्या बात हुई एक नंबर के लिए, ऐसी बातें सोचते हैं, तो भाई फिर जो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है उन्हें लिख दीजिएगा। मगर इधर सी बात है कि फिर वो अच्छे बच्चों वाला इंप्रेशन नहीं आएगा, इसलिए प्रायोरिटी यही है कि आप पूरी डेफिनेशन लिखें। और अब मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने बड़ी गड़बड़ वाली बातें की हैं, अगर आपने रियलाइज़ किया हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम बात को समझाएँ। ये कैसे हो सकता है कि एक चीज़ रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हो मगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन का रेट पर कोई असर ना हो। तो अब हम आपको 0 ऑर्डर की एग्जांपल दे देते हैं ना, जहाँ सिरे से है ही नहीं किसी का किसी की कंसेंट्रेशन का रेट पर कोई असर। एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं HCl। इस रिएक्शन की खास बात ये होती है कि इसके एरो के ऊपर हम लिखते हैं सनलाइट। आपने भी देखे होंगे ऐसे रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं ना, फोटोसिंथेसिस, ये इसी की एक एग्जांपल है। वो अलग रिएक्शन है हमारा, लेकिन वो भी सनलाइट की मौजूदगी में होता है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं
जिनके लिए सनलाइट चाहिए होती है। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस की खास बात यह है कि अगर आप सनलाइट ना दें, अगर आप अपने रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को अंधेरे में रख दें तो रिएक्शन नहीं होगा। तो जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं, वो दिन की रोशनी में बनाते हैं, सूरज की रोशनी में, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो इसी तरह ये रिएक्शन भी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में मिलेंगे और HCl बनाएंगे। सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। अब इसकी खास बात क्या है, इस रिएक्शन का टोटल रेट ऑफ रिएक्शन सनलाइट पर डिपेंड करता है। आप हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दें, कम कर दें, क्लोरीन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दें, कम कर दें, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सनलाइट पर डिपेंड करता है। तो ऐसे रिएक्शंस जो सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, उनकी खास बात क्या होती है कि उनके सारे रिएक्टेंट, उनकी कंसंट्रेशन रेट पर कोई असर नहीं रखती। तो अब इस रिएक्शन में कहने को दो दो चीजें रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं, और हम ये समझ रहे थे कि दोनों की कंसंट्रेशन से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मगर वो नहीं होता। तो अब इसकी अगर कोई मुझसे कह दे रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा? ये सनलाइट मेरे लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। सनलाइट लिखा हुआ आया, मैं वही समझ गया कि इस रिएक्शन के सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बेकार है। तो जब मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, लेकिन इन दोनों की पावर 0 कर दूंगा। लिखना इसलिए जरूरी है ताकि मेंशन हो जाए कि रिएक्टेंट है, कोई ये ना समझे रिएक्शन में रिएक्टेंट ही नहीं है, जादू से हो रहा है। तो दो रिएक्टेंट है, मैंने दोनों के नाम लिखे हैं, लेकिन उनकी पावर 0 करके मैंने मैसेज क्या कन्वे किया है? एनीथिंग टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। मैंने ये मैसेज कन्वे किया है कि रेट हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि उस पर डिपेंड ही नहीं करता, ना ही वो क्लोरीन की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट पर डिपेंड करता है। ऐसे तमाम रिएक्शंस जो सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उनका ऑर्डर अब आप खुद देखिए, डेफिनेशन इस्तेमाल कीजिए। उसमें क्या कहा था? इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म इन रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन की कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन, और दोनों के ऊपर पावर क्या है? 0। तो ऑर्डर क्या हो गया? 0। सो दे आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह कम से कम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे आपको कोई एक्सपेरिमेंट देने की जरूरत नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पता आपको सिर्फ इस बात से लग गया कि अगर किसी इक्वेशन के एरो पर उन्होंने सनलाइट लिख दिया या वैसे बता दिया कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वहीं आप समझ गए कि इस रिएक्शन के तमाम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेट से कोई ताल्लुक नहीं है और ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक हो गई बात? इस तरह एक एग्जाम्पल तो आ गई आपके पास जहां ऐसा हो गया है कि एक नहीं बल्कि सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का रेट पर कोई असर नहीं है। इस तरह हमें पता चल गया कि अगर हमें कोई ना बताता, हम तो लिख देते कि रेट हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्लोरीन की कंसंट्रेशन से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि हकीकत क्या है? ऐसा नहीं था। और ये सनलाइट वाली बात बताकर हमने ये चीज कम्युनिकेट कर दी। अब हमारा काम है कि इसी तरह के और भी रिएक्शन है जहां हम ये चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वेदर द गिवन रिएक्टेंट्स आर important for rate of expression or not, are involved in rate expression or not। तो हमें ये चेक करना होगा एक्सपेरिमेंटली कि हमारे रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हैं उनसे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो इसके लिए कैसे सवाल आएंगे, कैसा डाटा गिवन होगा, अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। पहले किताब के सवाल, फिर पास्ट ईयर पेपर्स के सवाल। तो अब पहला क्वेश्चन बुक से, और क्योंकि इस सवाल में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, हमारे पास बहुत सारा कहिए कि ऑप्शंस नहीं है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, वही घुमा फिरा के वही पूछते रहते हैं हम। तो इसलिए आसान सी बात है। और ये है अब क्वेश्चन 244 पेज नंबर है, और ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें कहा गया है फॉलोइंग is given a data
for the reaction A plus B forming C, find order of reaction। आपको एक डमी सा रिएक्शन दे दिया गया है जिसमें ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हमारा डाटा जो हम नीचे दे रहे हैं उसे यूज करके बताइए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। वैसे अगर फर्स्ट कर लें डाटा गिवन ना हो और हम सिर्फ इक्वेशन देखें तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ए में भी 1 नंबर ऑफ मोल है, बी में भी एक ही है, तो ऑर्डर 2 होना चाहिए, तो वो टेंटेटिव है, ठीक है ना। अब हम बस इसको रिकन्फर्म करेंगे, बाकी 2 है, या क्या पता 0 हो, क्या पता 1 हो, तो जो भी है वो खुल के सामने आ जाएगा। कैसे, इस तरह का हमें डाटा गिवन होगा। अब आप देखें इसमें 3 कॉलम है, पहला सीरियल नंबर, दूसरे में कंसंट्रेशन है और तीसरे में रेट है, यूनिट्स के साथ लिखा हुआ है। टोटल 3 रीडिंग्स होंगी हमारे पास हमेशा। अच्छा, कंसंट्रेशन में 2 सब कॉलम है, ए का अलग बी का अलग, तो ए के कॉलम में ए की कंसंट्रेशन, बी के कॉलम में बी की कंसंट्रेशन और आखिरी कॉलम में रेट। अब होता ये है कि आपको ये चेक करना है कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए से डिपेंड करता है या नहीं और बी पे डिपेंड करता है या नहीं। तो क्या करना चाहिए भाई, हम एक एक्सपेरिमेंट करके पहले ए की कंसंट्रेशन डबल करेंगे और देखेंगे रेट डबल हो रहा है या नहीं, फिर बी की कंसंट्रेशन डबल करके देखेंगे रेट डबल हो रहा है। तो इसमें क्या तरीका होगा, सबसे पहली रीडिंग हमारी रेफरेंस या बेस रीडिंग कहलाती है। उसमें हम ए और बी की कुछ कंसंट्रेशन लेते हैं, वो कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ ले ली 0.1 ए भी ले लिया और 0.1 बी ले लिया। तो जब ए और बी की कंसंट्रेशन 0.1 और 0.1 थी तो हमारा रेट था 8 × 10⁻⁻⁴। ये है हमारी इनिशियल रीडिंग। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बी की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करेंगे, बी 0.1 था 0.1 ही रहेगा, हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे, 0.2 कर देंगे और फिर देखेंगे रेट पर क्या फर्क पड़ा। तो हमें ये पूरी चीज क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ही चल रहा है, तो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन होगा कि हम एक दफा दोनों की कंसंट्रेशन बराबर लेंगे पहली रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में क्या करेंगे, ए की कंसंट्रेशन डबल कर देंगे, बी की कंसंट्रेशन वही रहने देंगे। अब तीसरी रीडिंग में क्या करेंगे, अब ए की कंसंट्रेशन दोबारा 0.1 कर देंगे और बी की कंसंट्रेशन डबल कर देंगे। इस तरह एक दफा चेक करेंगे ए को डबल करने से क्या हुआ, एक दफा चेक करेंगे बी को डबल करने से क्या हुआ। तो क्वेश्चन में हमें इसी तरह डाटा देकर लिख कर दे दिया है, जब आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 16 × 10⁻⁻⁴ हो गया और जब आपने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो भी वो 16 × 10⁻⁻⁴ हो गया। बुनियादी तौर पर आधे सफ़े का सवाल होता है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ज़बानी करना होता है, ये इतना आसान होता है। तो ये इसीलिए अपनी नौइयत का बड़ा आसान सा सवाल है कि इसमें कोई वर्किंग नहीं है, बस आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप सवाल को तसल्ली से पढ़ें और देखें कि क्या हो रहा है। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही डाटा होगा कि 2 रिएक्टेंट होंगे और हम हमेशा उन दोनों रिएक्टेंट्स की 3 रीडिंग्स आपको देंगे। पहली रीडिंग में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी, दूसरी रीडिंग में एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे और तीसरी में दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे। आपने देखना है कि जब हमने ए की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट पर क्या फर्क पड़ा और बी की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट पर क्या फर्क पड़ा। तो देखिए ना, ये सवाल आपके सामने मौजूद है, जरा चेक कीजिए, क्या आपको ये नजर आ रही है बात कि जब हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन में ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, बी की कंसंट्रेशन वही रहने दी 0.1, तो रेट पर क्या फर्क पड़ा, जो रेट पहले 8 था वो अब हो गया 16। पावर पे तो वही अपने पावर तो पहले भी -4 थी, बाद में भी हुई है। तो हमारी नजरें कहाँ जाएंगी, पहले 8 × 10⁻⁻⁴ था, अब 16 × 10⁻⁻⁴ हो गया, जिसका क्या मतलब है, ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल हो रहा है।
तो अगर आप किसी चीज को डबल करें और उससे दूसरी चीज भी डबल हो जाए, तो हमने क्या बताया है फ्रॉम द डे वन बॉयज लॉ से, कि उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ अपनी याददाश्त के लिए लिख लें, इसका मतलब है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। कैसे पता चली आपको ये बात, कि जब आपने ए की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट डबल हो गया। कंफर्म हो गई एक बात। अब आप तीसरी ऑब्जर्वेशन पर आए। तीसरी ऑब्जर्वेशन में आप क्या देख रहे हैं, हमने ए की कंसंट्रेशन को दोबारा 0.1 कर दिया है और अब बी की कंसंट्रेशन को डबल किया है। तो याद रहे कंपैरिजन हमेशा फर्स्ट रीडिंग से होगा, क्योंकि वो हमारी बेसिक रीडिंग है। तो जब हमने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट पर क्या फर्क पड़ा, जो रेट पहले 8 था दोबारा 16 हो गया। इसका मतलब चाहे आप ए की कंसंट्रेशन डबल करें या बी की कंसंट्रेशन डबल करें, रेट दोनों दफा 8 से 16 हुआ है, यानी कि डबल हुआ है। तो फिर मुझे ये कहने में भी कोई हेजिटेशन नहीं है कि रेट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हमें कोई वर्किंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, हर दफा सिर्फ ये टेबल को पढ़ना है और टेबल को पढ़कर देखना है कि जब ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है, बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है। और फिर जो कुछ हमने यहाँ देखा है, जाहिर सी बात है कुछ तो शो करेंगे ना सोल्यूशन में। तो हम कुछ इस तरह से सोल्यूशन शो करेंगे कि हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वेशन नंबर 2। सेकेंड ऑब्जर्वेशन से आपने क्या नतीजा निकाला था, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और फिर अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वेशन नंबर 3, उससे क्या नतीजा निकाला था, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो अब इन दोनों बातों को मिला दीजिए, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। तो ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, तो हमारे पास क्या बात आ गई, rate is directly proportional to the concentration of A as well as to the concentration of B। तो अब प्रॉपर, अब ये इक्वेशन, ये रेट एक्सप्रेशन आपने इक्वेशन देखकर नहीं बनाई है, ये आपने एक्सपेरिमेंट डाटा से बनाई है। सो ये कंफर्म रेट एक्सप्रेशन है, इसे रेट लॉ भी कह देते हैं, क्योंकि ये आपने एक्सपेरिमेंट से कंफर्म करके बनाई है। तो अब इस रेट एक्सप्रेशन में आप देख लीजिए, कंसंट्रेशन टर्म ए की पावर 1 है, बी की भी पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर्स ऑफ या एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, दोनों पे 1 1 है, ऑर्डर हो गया 2। तो जब ये बात साबित हो गई कि रेट दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो खुद ब खुद साबित हो गया कि ऑर्डर 2 होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर है कितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऑर्डर हो गया 2। तो अब ये जहन में रहे, अभी तो ये पहला सवाल हुआ है, हम इसी तरह के जितने भी सवाल करेंगे सबका फॉर्मेट यही होगा, बस हर दफा रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अभी क्या नजर आया आपको, जो डाटा हमने बनाकर दिया था उसमें ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया, बी की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया, तो आपने ये रिजल्ट लिखा। अब इसके अलावा क्या हो सकता था, इसके अलावा ये हो सकता था कि हम आपसे कहते ए की कंसंट्रेशन डबल की मगर रेट 80 है, तो इसका मतलब फिर आप क्या कहते हैं, रेट ए की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो अब हम जो अगले सवाल करेंगे उसमें हम इसी तरह सिचुएशंस को चेंज करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ पहला सवाल हुआ है, नेक्स्ट टाइम किताब में ही एक सवाल मौजूद है और 5 ईयर में 2 और मौजूद हैं, उन सबको करेंगे ताकि हमारे इस स्टाइल के क्वेश्चंस की तैयारी हो सके। यहाँ तक जो कुछ हमने